मैं दीपक कौशिक, राजनीतिक विज्ञान प्रवक्ता, 6वीं सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार। प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना काल के अंदर आप घर पर रहे, आपके स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूं। और कोरोना काल के अंदर जो सरकार के द्वारा हिदायतें दी गई है उनका पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें। आज मैं आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रचना के बारे में आपको बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, +2 के अंदर पब्लिक एड विषय पढ़ाया जाएगा और उसके अंदर एक ही प्रकार का पेपर आएगा, सर्वोच्च न्यायालय की रचना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, न्यायालय 3 प्रकार के होते हैं: निम्न न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय। निम्न न्यायालय के अंदर अगर कोई व्यक्ति मुकदमा हार जाता है तो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, और उच्च न्यायालय में कोई मुकदमा हार जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। आज हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, आपकी रचना के बारे में बताएंगे। जिस प्रकार बच्चों व्यक्तियों के आपस में झगड़े होते रहते हैं, उसी प्रकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की आपस में झगड़े होते रहते हैं। इन सब विवादों का हल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। इसकी रचना के बारे में आपको बताएंगे। रचना: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए: वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 5 वर्ष तक किसी एक उच्च न्यायालय, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुका हो। और तीसरी योग्यता, वह कम से कम एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, और वह राष्ट्रपति की दृष्टि में एक कुशल विधिवेत्ता हो। विधिवेत्ता का मतलब बच्चों जानकार हो। फिर न्यायाधीश की योग्यताएं सुनिए। प्राय पेपर के अंदर, परीक्षाएं के अंदर 1 और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर प्राय एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत की गई है। और प्रश्न 1-2 में यह भी पूछा जाता है, 1-2 नंबर के अंक में, भाई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और 1-2 नंबर के क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं बताओ। योग्यताएं एक बार फिर मैं आपके सामने रिवाइज कर रहा हूं, बता रहा हूं बच्चों। भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुका हो, और तीसरी जो उसकी योग्यता है, वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में क्या कर सको? वकालत कर चुका हो। वकालत करने का मतलब कि वकील वो हो। बच्चों आप देखते हो उच्च न्यायालय में क्या, आप किसी वकील के घर के सामने टपते, उसमें लिखा था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। अलग अलग राज्य हैं भारत के अंदर, 28 राज्य हैं। 28 राज्य के अंदर क्या, हर राज्य की क्या है, अपनी अलग अलग हाई कोर्ट है, और 1-2 से 2 अधिक राज्यों की भी अपनी हाई कोर्ट है। जैसे पंजाब और हरियाणा का इकट्ठा उच्च न्यायालय है जो चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। कार्यकाल: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। पूछा जाता है 1 नंबर के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष तक पद पर कार्य कर सकते हैं? 65 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं, और उन पर कुछ पाबंदियां भी है। क्या कार्यकाल है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद भारतवर्ष में कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। फिर सुनिए बच्चे, क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं, और सेवानिवृत्त होने के बाद वह भारतवर्ष में कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं, और 62 वर्ष जो सेवानिवृत्त होने के बाद जिस न्यायालय से वे सेवानिवृत्त हुए हैं, उस न्यायालय को छोड़कर वह भारतवर्ष में कहीं भी वकालत कर सकते हैं। ये जो योग्यताएं, जो कार्यकाल ये निश्चित किया गया है
ये इसलिए निश्चित किया गया है, रोक लगाई गई है, ताकि वे अपने प्रभाव का दुरुपयोग ना कर सकें। फिर आता है वेतन तथा भत्ते। वेतन तथा भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, बच्चों ध्यान से सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। फिर सुन लीजिए, कई बार पेपर में ये आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में जरूर आता है, भाई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए वेतन मिलता है और अन्य न्यायाधीशों को कितना मिलता है, 2,50,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। और उच्च न्यायालय के बारे में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपए वेतन मिलता है और अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। फिर आता है शपथ। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को अपना पद संभालने से पहले भारत का राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी उसको अपने पद की शपथ दिलाता है। पद की शपथ का मतलब क्या होता है कि मैं अपने पद का जो निर्वाह है संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। बच्चों, इतने वेतन और भत्ते इसलिए दिए गए हैं, उसका कार्यकाल इतना लंबा इसलिए किया गया है ताकि किसी लोभ या लालच में आकर के वो गलत निर्णय ना करे। फिर आता है स्थान। सर्वोच्च न्यायालय के स्थान कहां पर है, कहां स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय का स्थान नई दिल्ली में स्थित है और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से इन अन्य स्थानों पर बैठक की जा सकती है। फिर आता है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार या शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे अंतिम न्यायालय है। इसकी शक्तियां बड़ी ही व्यापक हैं। आज हम सिर्फ इसकी प्रारंभिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभिक शक्तियां क्या हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? जो मुकदमे सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में ले जाए जा सकते हैं। मैंने पहले बताया था न्यायालय के 3 पार्ट है, निम्न न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। मगर निम्न न्यायालय व्यक्ति अगर हार जाता है तो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। हारा हुआ व्यक्ति अपील करेगा, जीता हुआ अपील नहीं करेगा। उच्च न्यायालय में हार जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय में चले जाते हैं। तो इसलिए क्या है, सीधे मुकदमे जिन्हें उच्च न्यायालय में और निम्न न्यायालय में ले जाने की जरूरत नहीं है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में कुछ मुकदमों को क्या सीधे ही ले जाया जा सकता है। फिर सुन लीजिए, जिन मुकदमों को सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जाता है उन्हें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार संबंधी मुकदमे कहते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार संबंधी मुकदमे निम्नलिखित हैं। जब केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपस में कोई विवाद हो, अर्थात केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकार एक तरफ हो और केंद्र सरकार और एक राज्य की सरकार एक तरफ हो। जैसे पंजाब और हरियाणा का SYL नहर का मुकदमा है। पंजाब के लोग कहते हैं, पंजाब की सरकार कहती है कि SYL नहर पर क्या है, हमारा हक है। राज्य सरकार कहती है हमारा हक है। हम उच्च न्यायालय में नहीं क्या जा सकते गए, लेकिन क्या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में हमारा मुकदमा चल रहा है। फिर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार आपको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का कोई व्यक्ति, संस्था या सरकार अगर उल्लंघन करे तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद को भी सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया जा सकता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप इसको नोट कीजिए, कॉपी में लिखिए और रिवाइज कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।